और दुनिया में जब लोग राजतंत्र की बात करते हैं और गुलामी की बात करते हैं कि भाई आप तो हुनरमंद लोग नहीं हो, आपके बीच तो हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तब हम याद करते हैं कि काबिलियत तो इतनी थी कि जब हमारे सम्राट अशोक ने तलवार पकड़ी तो लाखों लाख लोगों की सेनाओं को धूल चटाने का काम किया और खून की नदी बहने का प्रतीक मिलता है। तो राजा तो ऐसे हुआ करते थे जो हमारे पुरखे थे, और ऐसे सम्राट अशोक का मंच आपने बनाया है, मैं आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। तो राजा का मतलब तो वो होता है जो सम्राट अशोक थे कि उनकी तलवार एक समय, एक जागरूकता के बाद कभी किसी कमजोर पर नहीं उठी। उस तलवार की ताकत दिखाने के बाद उन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका जो बजाया वो बुद्ध के धम्म के प्रचार से बनाया। और जितने भी नायक इस पूरे पार्क में लगे हैं ना, ज्योतिबा फूले कभी नहीं बन पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़ी ना होती। और दुनिया में जब लोग राजतंत्र की बात करते हैं और गुलामी की बात करते हैं कि भाई आप तो हुनरमंद लोग नहीं हो, आपके बीच तो हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, तब हम याद करते हैं कि काबिलियत तो इतनी थी कि जब हमारे सम्राट अशोक ने तलवार पकड़ी तो लाखों लाख लोगों की सेनाओं को धूल चटाने का काम किया और खून की नदी बहने का प्रतीक मिलता है, और वो उस ताकत का प्रतीक था। लेकिन उस ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि ये इंसानों की नदियां खून की बह रही हैं, उन्होंने अपनी तलवार को रख दिया और बुद्ध के धम्म के प्रचार को अपना ताकत बना ली, और पूरे देश ही नहीं दुनिया में बुद्धिज्म का, मानवता का पैगाम फैलाया। ऐसे सम्राट अशोक का, जिसका अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर के पूरे भारत देश में आज वो टुकड़े में हो गया, तो राजा तो ऐसे हुआ करते थे जो हमारे पुरखे थे, और ऐसे सम्राट अशोक का मंच आपने बनाया है, मैं आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। तो राजा का मतलब तो वो होता है जो सम्राट अशोक थे कि उनकी तलवार एक समय, एक जागरूकता के बाद कभी किसी कमजोर पर नहीं उठी। उस तलवार की ताकत दिखाने के बाद उन्होंने दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका जो बजाया वो बुद्ध के धम्म के प्रचार से बनाया, और उन्होंने एक पैगाम दिया कि मोहब्बत और प्यार से रहो। इसलिए हम अपने और राजाओं के बीच अगर किसी को याद करते हैं तो अपने सम्राट अशोक को याद करते हैं, और उसके बाद जिस राजा को आप याद कर रहे हैं वो छत्रपति शाहू जी महाराज, शिवाजी के वंश परंपरा में आते हैं। और वही शिवाजी जिसको आज कुछ लोग अपना बना रहे हैं कि वो हिंदू थे और मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। और जब इतिहास पढ़ा गया तो पता चला कि शिवाजी के माता और पिता दोनों ने अंतर जाति विवाह किया था, और किसान जाति मराठा कौम के बीच से शिवाजी पैदा हुए, और वो गैर ब्राह्मण थे, इसलिए उनका राज तिलक करने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया। बताओ, अगर शिवाजी हिंदू थे तो उनका राज तिलक करने से तुमने मना क्यों कर दिया? और आज शिवाजी के नाम पर झंडा बुलंद कर रहे हो क्योंकि शिवाजी को दिखाना है कि वो हिंदू के राजा थे और मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। नहीं भाई, शिवाजी जिन्होंने अपने शासन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसे किसी धर्म के विरोध में आप कह सकते हैं। और वैसे ही एक राजा जो उनके वारिस थे, छत्रपति शाहू जी महाराज, अभी हमारे पूर्व के वक्ता सुमित चौहान जी ने तफसील से, विस्तार से बता दिया। आप कल्पना करो कि राजा होने का मतलब क्या है। राजा खुश होना चाहिए, राज दरबार आलीशान होना चाहिए, उसकी शान और शौकत में कोई कमी ना हो। राजा का मतलब तो यह है, प्रजा कितनी भी परेशान हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। मगर एक राजा आधुनिक भारत में ऐसा हुआ जिसको अपनी प्रजा से मोहब्बत थी। और वरना बताइए, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नमूना, ऐसा उदाहरण अगर कोई दूसरे राजा का आपको मिल रहा हो तो बताइए। प्राथमिक शिक्षा अपने राज्य में फ्री कर देना, कि कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, हर शख्स के घर में हर व्यक्ति, उसके लड़का लड़की को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये कोई राजा दूसरा किया हो तो बताइए।
अपने राज्य में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो बीमार होकर हॉस्पिटल जा रहा है तो उसका इलाज मुफ्त में होगा और हर जाति धर्म के लोगों का इलाज होगा। ऐसा कोई दूसरा राजा आपको भारत में मिला हो तो बताइए। अगर आप उसके राज में बंधुआ मजदूरी कराते हुए पाए जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी। आप किसी से बेगारी करते हुए पाए जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी। ऐसा कोई दूसरा राजा हुआ हो तो बताइए। एक ऐसा राजा जिसने प्रजा के हित के लिए इस देश में पहली बार जाति जनगणना करवाई। और पता, मैं पिछले दिनों गया था कोल्हापुर और मैंने वो दरबार अपनी आंखों से देखा। वो दरबार, उसमें वो कुर्सियां आज भी वैसे ही लगी हुई हैं और मैं वहां खड़ा होकर ये महसूस कर रहा था कि सन 1902 में आज के दिन 26 जुलाई को उसी दरबार में बैठकर एक राजा, जो राजा होकर पूरी शान और शौकत से जी सकता था, एक राजा जिसको कोई कमी नहीं थी अपने दरबार में, चापलूसों से घिरा रहता। लोग कहते राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, दरबारी बोले रात है और सुबह सुबह की बात है। हमारे देश में तो राजाओं का इतिहास ये रहा है। हमारे देश में राजाओं का इतिहास ये रहा है कि राजा अपने मंत्री से बोला कि बिरबल बैगन बड़ा भला है, तो तुरंत मंत्री बोला हां हुजूर, सिर पर ताज धरा है। जी हुजूरी का मतलब समझते हैं ना। और जिस पंजाब में हम खड़े हैं वहां एक बाबा साहब का वारिस एक पैदा हुआ था जिसने देश भी नहीं दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वापस जन आंदोलनों का नायक बनाकर अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, और उनका नाम है मनोहर कांशीराम। उन्होंने एक किताब लिखी है चमचा युग, और वहां से जोड़िए तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। राजा को पसंद क्या होता है? चमचे। और तब चमचा बोला कि भाई, राजा ने कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो तुरंत जवाब आया हाँ हुजूर, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद राजा का मन बदला तो उसने कहा कि सुनो, ये बैगन बड़ा बुरा है। तो उसने तुरंत पलटकर बोला बिल्कुल, बेगुन नाम पड़ा है। राजा खुश। भाई, राजा का मतलब तो उसकी जी हुजूरी में जी हुजूरी करना है। एक शेर बहुत मौजूद है, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर सभी शहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत हैं। और इसका मतलब केवल यह है कि राजा होने का मतलब यह था कि अगर उसका शौक है, उसके दिल में अगर ख्वाहिश उठी कि मुझे आग देखनी है, पूरे शहर में आग लगा दो, तो उसके मंत्री तुरंत चिंगारी लेकर दौड़ पड़े कि मणिपुर में आग लगाना है या तमिलनाडु में आग लगाना है, केरल में आग लगाना है या कश्मीर में आग लगाना है, बताओ, हम तुम्हारे शौक के लिए आग लगाने को तैयार हैं। लेकिन उन राजाओं के बीच एक राजा ऐसा था जो अपने दरबार में शान और शौकत के लिए नहीं जीता था और चापलूसों से नहीं पसंद था। और वही बात सुमित चौहान जी ने बताई, मैं याद दिला रहा हूं। भाई, राजा के दरबार में अगर उसके दरबारी कहें कि आपके यहां जो गंगाराम कांबले है, इसको बहुत मारा पीटा गया। क्यों मारा पीटा गया? क्योंकि ये सार्वजनिक तालाब को छू दिया था, इससे पानी पी लिया। तो राजा तो खुश हो जाता कि भाई ये तो व्यवस्था समाज ने बनाई है, तुम ब्रह्मा के मुख से नहीं पैदा हुए, भुजाओं से नहीं पैदा हुए, जंघे से नहीं पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, तो पानी नहीं छू सकते। राजा तो वही कहता। लेकिन एक राजा ऐसा था जिसने दरबारियों को बुलाकर कहा कि जिसने उन्हें मारा है उसे सजा मिले, और तुरंत उसे नौकरी से बाहर कर दिया। और गंगाराम कांबले को बुलाकर कहा कि सुनो, तुम इस शहर कोल्हापुर के चौराहे पर, और मैं वो चौराहा भी देखने गया था, आज भी वहां गंगाराम कांबले की एक बड़ी सी चित्र बना हुआ है, और वहां छत्रपति शाहू जी ने कहा कि ये पैसा लो और जाओ चौराहे पर एक चाय की दुकान खोलो। अगर झूठ बोलना होता तो हम भी अपनी कहानी में बता देते कि गंगाराम कांबले भी बचपन में चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पे। झूठ तो नहीं है ना भाई, ये कहानी तो हकीकत है। और आज भी आप कोल्हापुर जाइए, उसकी दीवारों पर ये इबारत लिखी हुई है, गंगाराम कांबले चाय की दुकान खोलते हैं, और उसका उद्घाटन करने उस समय के छत्रपति शाहू जी महाराज उस शहर के चौक पर आते हैं, कुर्सी पर बैठकर
आप ये आदम कद प्रतिमा देखिए, और वहां आज तक जितनी अच्छी मैंने मूर्तियां देखी है उसमें सबसे अच्छी मूर्ति मेरे उत्तर प्रदेश में समता मूलक चौराहे पर लगी हुई है छत्रपति शाहू जी की, जो मानवर कांशीराम की विरासत की एक पार्टी जब वहां पर सरकार में थी तो उन्होंने सामंतवाद की छाती पर चढ़ करके बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार की मूर्ति लगाने का काम किया है। वहां एक शानदार मूर्ति देखी और दूसरी मानवर कांशीराम की जमीन पर यहां आपके बीच में देखा। और वो राजा का कद, भाई कद केवल लंबाई चौड़ाई से नहीं होता, कद आपके व्यवहार से होता है। और व्यवहार उस राजा का यह था कि चौराहे पर जब गंगाराम कांबले के हाथ से चाय पीते हैं तो उसके बाद गंगाराम कांबले से पूछते हैं कि तुमने अपनी जाति यहां बोर्ड पर क्यों नहीं लिखे, लगता है तुम पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट करके मानोगे। और उन्होंने पूरी मदद करके जातिवाद के खात्मे के लिए, जिसे अछूत कहा गया, उसी की दुकान खुलवाई कि जाओ पूरे शहर में देखें किसकी जाति शुद्ध है और किसकी जाति अशुद्ध है। इस राजा का नाम था छत्रपति शाहू जी महाराज, और इसलिए हम लोकतंत्र में उसे याद कर रहे हैं। और उस दरबार में खड़ा होकर जब मैंने देखा तो वो कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही थी कि उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों की जाति जनगणना करवाई छत्रपति शाहू जी महाराज ने। और जनगणना करवाई तो क्या पता चला कि उनके दरबार के उच्च पदों में से 70 में से 65 पदों पर केवल वही लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने ही ग्रंथों में अपने बारे में लिखवाया, मुखस्य जायते ब्राह्मण। दुनिया भर में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं और भारत एक देश ऐसा है जिसमें कुछ लोग मुख से भी पैदा हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका ग्रंथ कहता है। और जब दुनिया में इस देश के प्रधानमंत्री जाके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, तो मेरा मन होता है कि कह दूं प्रधानमंत्री जी, एक आध बार ये भी वहां अमेरिका में जाकर बताया करो कि हम उस देश से आए हैं जिस देश में लोग मुख से पैदा होते थे। ये भी बताओ ना, आपकी तो शान की बात है। ये बात नहीं बताते क्योंकि दुनिया वाले हंसेंगे आपके ऊपर। तो जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने ये देखा कि 70 पदों में से 65 पदों पर केवल एक जाति के लोग बैठे हैं, एक वर्ण के लोग बैठे हैं, मध्यवर्गीय पदों में से 50 में से 45 पदों पर केवल उसी जाति के लोग बैठे हैं, कोई राजा होता तो क्या जरूरत थी उसको अपनी प्रजा के बारे में सोचने की। उस राजा ने यह तय किया कि उसके राज्य में 50% गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू होगा। जो हमारे राज्य में नागरिक है उसको राज्य चलाने में भी हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आधुनिक दुनिया में, आधुनिक भारत में कोई अगर राजा है तो एक राजा है, वो जो राजा अपने दरबार के लिए और दरबारियों के लिए लूटने की बात नहीं करता, वो अपने प्रजा के लिए सोचता था। इसलिए वो लोकतंत्र का राजा था और उसका नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज। और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं कि आप ऐसे राजा को याद कर रहे हैं जिसने अपने प्रजा के लिए लोगों से दुश्मनी मोल ली। मैं जब कोल्हापुर गया तो वहां कुछ किस्से लिखे हुए हैं, और उस समय तो राजाओं महाराजाओं का जमाना था। जब छत्रपति शाहू जी महाराज काम कर रहे थे तो उस समय तो इस देश में कुछ ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। पता है कि नहीं आपको? हुजूर, आप हमें पेंशन दीजिए, हम आपकी गुलामी करने को तैयार हैं। ऐसे भी राजा उसी समय थे जिस समय छत्रपति शाहू जी महाराज दिल्ली के दरबार में खड़े होकर इसलिए लड़ रहे थे कि जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक बेगारी खत्म नहीं होगी, हम नया भारत नहीं बना सकते। उसी समय इस देश के कुछ राजा जिनकी मूछें बड़ी थी, जिनकी तलवार बड़ी भारी हुआ करती थी, पता चलता है कि वो अपनी प्रजा के लिए नहीं, अपना राज बचाने के लिए ब्रिटेन की गुलामी करने के लिए बैठे थे। हमारा राजा इस मुल्क की प्रजा के लिए काम करता था, इसलिए हम शान से अपने राजा छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करते हैं। और आज भी कुछ लोग हैं इस दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके जिनको राजा बनने का गुमान, वो चाहते हैं कि 10 लाख का सूट पहनकर उस पर अपना नाम लिखवा दूं तो इतिहास में अमर हो जाऊंगा। वो चाहते हैं कि बड़ी सी मूर्ति अपनी बनवा दूं। हर जगह जिंदा होने पर आपने जिनकी आलोचना की कि मूर्ति बनवाते हैं, उन्होंने भी मूर्ति बनवाने पर 3000 से ज्यादा करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो मूर्ति अच्छी और तुम्हारी वाली मूर्ति खराब, ये भाई कैसा चलेगा? हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये तो भेदभाव कैसे चलेगा भाई? और तब मैं कह रहा हूं कि आज भी कुछ लोगों को राजा होने का शौक है। वो राजा चाहता है कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार होता रहे, कोई ना बोले।
मैं पंजाब की धरती पर खड़ा होकर जब यहाँ की महिलाओं के नृत्य को देख रहा था, उनकी ताकत को देख रहा था, और अभी भी आप यहाँ मंच पर आकर देखिए, इस सभागार में, इस कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये ताकत है आपकी, और इसके लिए मैं आपको बधाई देने आया हूं और यहां से एक पैगाम दे रहा हूं कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ खड़े हैं, हम यहां उसकी निंदा करते हैं। बिना महिलाओं के कौन सी क्रांति हो जाएगी, और बिना किए हुए, और जितने भी नायक इस पूरे पार्क में लगे हैं ना, ज्योतिबा फूले कभी नहीं बन पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़ी ना होती। तो बिना सावित्रीबाई फूले के ज्योतिबा फूले का आंदोलन और मिशन अधूरा रहता, क्योंकि जब ज्योतिबा फूले 1888 में इस दुनिया से रुखसत कर गए तो उनके मिशन का, उनकी चिता को आग लगाने का काम भी सावित्रीबाई फूले ने किया, और सत्यशोधक समाज को अपने नेतृत्व में अगुवाई देते हुए सावित्रीबाई फूले खड़ी हो गई, और पूरे इलाके में उन्होंने महिलाओं का चार्टर लिख दिया कि आजाद भारत में महिला कैसी होगी, ये सावित्रीबाई फूले बताती हैं। और इसलिए दूसरी बात मैं एक और कहना चाह रहा हूं, और वो बात यह है कि सावित्रीबाई फूले के बाद जिस दूसरी महिला को हम याद करते हैं, वो उनका कल शहादत दिवस था, 25 जुलाई, अगर आपको याद हो। और 25 जुलाई को एक ऐसी नायिका का शहादत दिवस था, उसका नाम है फूलन देवी। आपने सुना है नाम फूलन देवी का? और फूलन देवी ने यह तय किया कि अगर आप किसी वंचित, शोषित, गरीब घर की महिला के ऊपर शोषण और अन्याय करोगे तो अब महिलाएं चुपचाप सहेंगी नहीं, वो अन्याय के खिलाफ बुलंदी से खड़ी होंगी, और उस नायिका का नाम है फूलन देवी। इसलिए मैं आज आपके कार्यक्रम की सफलता इसमें मानता हूं कि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की गई, और तब छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने का हर काम किया था, और ये काम करने वाले नायक का नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज। और इसलिए हम, चूंकि अब वक्त बहुत हो गया है, कार्यक्रम भी काफी लंबा खिंच गया है, और बहुजनों के बीच बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। अब जैसे बिजली चली गई, ये भी एक चुनौती है, तो हम लोग तो ऐसी चुनौतियों से ही लड़ते चले आए हैं, और आगे भी ऐसी चुनौतियों से लड़ते चले जाएंगे। अब मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा, और एक बार फिर से रमेश कौल साहब और उनकी पूरी पगवाड़ा की टीम को बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी टीम ने ये जो आज छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती, ये सामाजिक न्याय दिवस मनाया है, मेला 26 जुलाई 1902 के इतिहास को फिर से याद रखने का, मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूं। और चूंकि वक्त अब काफी हो गया है और आज कार्यक्रम भी बहुत विलंब से शुरू हुआ, लेकिन एक बार फिर से मैं जाते आते एक पैगाम में गुजारिश करके जा रहा हूं। इस तरह के आयोजनों में बहुत पैसा खर्च होता है। आज के समय में आप 4 लोगों को बुलाइए किसी कार्यक्रम के लिए, बहुत मुश्किल होगा। 4 रुपया किसी से मांगिए, किसी अच्छे काम के लिए लोग मदद करने को तैयार नहीं होते। लेकिन है ये आपका दम कि पंजाब की सरजमी पर आपने शाहू जी के मेले को इतना ताकत से आयोजित किया है, तो ये कार्यक्रम ऐसे ही न खत्म हो जाए कि हम आए, उत्सव मनाए। देखिए, इस उत्सव में भी एक पैगाम है। वो जो छोटी छोटी बच्चियां शुरुआत में डांस कर रही थी, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, ये यकीन है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बच्चियां जब आज के फोटो तस्वीरें देखेंगी तो अपने घर वालों से पूछेंगी कि वो कौन से कार्यक्रम में आप हमें ले गए थे, और घर वाले बताएंगे कि छत्रपति शाहू जी के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मेला। घरों में छत्रपति शाहू जी महाराज को पढ़ाया जाए। ये मूर्तियां एक काम करती हैं कि सड़क से जब भी कोई गुजरेगा तो वो पूछेगा कि ये मूर्ति किसकी है, और अगर बच्चा पूछेगा कि मूर्ति किसकी है तो घर के बड़ों को बताना पड़ेगा कि ये मूर्ति किसकी है। लेकिन आप इन मूर्तियों के जो पीछे विचार छिपे हुए हैं, चाहे वो मानवर कांशीराम, बाबा साहब अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, महाराजा सम्राट अशोक, इन सब के विचारों को घर घर ले चलें, तब जाकर के इस कार्यक्रम का पूरा कामयाबी होगी। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कार्यक्रम के साथ, तब तक आयोजकों के लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।